नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश पेश आज का न्यूज पॉइंट। मार्च 2012, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मार्च 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए थे। अखिलेश यादव जो अब मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी को जबरदस्त बहुमत हासिल हुआ था और एक ऐसी सरकार के बनने की उम्मीद की जाने लगी थी जिसका चेहरा एक युवा मुख्यमंत्री हो जो समाज और शासन दोनों के लिहाज से सही साबित हो अपनी कसौटी पर। उसी समय से उत्तर प्रदेश में कानून की क्या व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की, इसके विषय उठने लगे थे। मैंने भी तमाम प्रोग्राम्स किए इस विषय पर। एक कार्यक्रम के दौरान मैंने अपनी टिप्पणी में यह तक कहा था कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने की ज़रूरत है, यानी कि चार्ज लेने की ज़रूरत है। तमाम लोग आए और उस समय मुझे बहुत दलीलें दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि साहब आप लोग जो है बहुत जल्दीबाजी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आकलन आप करने लगते हैं, कम समय का उनको समय दीजिए और फिर देखिए कि क्या तस्वीर बदलती है। अब समय हो चुका है। 27 मई की घटना वो घटना है जो इस मुल्क में एक नई सरकार के आने के 24 घंटे बाद होती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसी है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों का बर्ताव कैसे है, उत्तर प्रदेश में पुलिस बदलनी कैसी चाहिए, उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हैं लेकिन परिवार के बाकी लोग प्रभावशाली, ये सारी बहस घिसी पिटी हो चुकी है। इसके मैं भी इन चुनाव के दौरान जो लोकसभा के पूरे हुए हैं उसमें मैंने भी एक बातचीत की, एक मुलाकात और इंटरव्यू किया अखिलेश यादव का। ये सारे प्रश्न उनसे पूछे जा चुके हैं, लेकिन दुख ये है, दर्द ये है, तकलीफ ये है, विडंबना ये है, मजबूरी ये है, आपकी हमारी सरकार की नहीं, मजबूरी ये है कि ये कुछ बदल ही नहीं रहा है। ये कुछ कतई भी बदलने को तैयार नहीं है। 12 मार्च 2012 से लेकर अब तक ये बदलने को तैयार नहीं है। ये एक देश के सबसे प्रभावशाली राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश की स्थिति है। ये वो उत्तर प्रदेश है जिससे अगर भारतीय जनता पार्टी जो है 70 से ज्यादा सीटें हासिल करती है तो उसकी सरकार बहुमत में बन जाती है दिल्ली में। ये वो उत्तर प्रदेश है। इसके लिए कौन जवाब देगा? कितने लोगों से पूछा जाएगा? कितने लोगों के पास हम जाएंगे जानने के लिए कि घटना होने के बाद नेता जो है वो गाड़ियों में धूल के रास्ते उनका जो टायर बनाता है उसके बाद पहुंच जाते हैं जो सद्भावना व्यक्त करने, संवेदना व्यक्त करने। ये कब होगा? ये एक 200 सवा 200 सीटों की सरकार का उत्तर प्रदेश में आलम है। जरा इस पॉइंट को समझिए, बहुत बड़ा विषय है ये उत्तर प्रदेश है जहां पर आप अगर एक बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था के चार्ज पर मुलायम सिंह यादव की पहले सरकार जा चुकी है। अगर आप बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करते हैं तो एक मॉडल तस्वीर बन सकती है पूरे देश के लिए। जरा एक बार फिर से, बड़ा अटपटा सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, जिसमें मैंने कहा अजीब सी विडंबना सी महसूस होती है। एक बार फिर से देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस की क्या स्थिति, ये रिपोर्ट आपके सामने रख रही है। इस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तैनात रहे डीआईजी देवी प्रसाद श्रीवास्तव पे एक महिला सब इंस्पेक्टर से छेड़छाड़ का मुकदमा हो गया है। इल्जाम है कि उन्होंने महिला सब इंस्पेक्टर को अपने चैम्बर में बुला के बेजा हरकत की। एक महिला एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस की जांच रिपोर्ट की बुनियाद पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें डीजीपी ऑफिस से अटैच कर दिया गया। इस जनपद में महिला थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग 354 ए 503 509 भारतीय दंड विधान की धारा में पंजीकृत किया गया है और इस मामले की विवेचना जांच स्वर्णजीत कौर जो डीएसपी हैं उनके द्वारा की जा रही है। डीआईजी तो डीआईजी, जरा फिरोजाबाद के इन दारोगा जी की बहादुरी तो देखिए। क्या रौब है, क्या शान है। औरत को थप्पड़ मारने से दिल नहीं भरा तो जूतों की ठोकर मारते हैं। टीवी में ये तस्वीरें आई तो सस्पेंड हुए, लेकिन जल्दी ही उन्हें और मलाईदार माने जाने वाले थाने का इंचार्ज बना दिया गया, क्योंकि हाकिमों की आंख के तारे माने जाते हैं। इन्हीं के ऊपर अब अदालत ने बलात्कार का मुकदमा चलाने कहा है। इल्जाम है कि घर से लड़की को उठवा के रेप किया।
रात को उस लड़की के साथ लड़की को लगा ले गए रघुराज यादव और आशीष कुमार यादव, और वहाँ इसके साथ बलात्कार किया प्रकाश जी ने, जो वहाँ उस समय इंस्पेक्टर थे, ऐसे थे उसको। ये बुलंदशहर का पहासू थाना है और ये उसकी हवालात में फांसी पे लटका नौजवान चांद। पुलिस पे इल्जाम है कि 8 दिन तक चांद को एक एफआईआर में बिना लिखा पढ़ी के हवालात में बंद रखा, छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए मांगे, उसके घर वाले नहीं दे पाए तो उसको मार डाला। अब पूरा थाना सस्पेंड हो गया है। 11 पुलिस वालों पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा हो गया है। हमारे गांव से गया था, मेरे भैया गए थे और गए थे तो पैसा मांगे थे 2 लाख रुपया, दे देंगे तो ही जगह छोड़ देंगे। हम मजदूर आदमी थे, अब बताओ 2 लाख रुपया कहाँ से देते। एक ऐसे वक्त में जब यूपी पुलिस इस तरह के कारनामे अंजाम दे रही थी, पुलिस प्रशासन ने यूपी के सारे पुलिस वालों को तस्वीरों वाला एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें तस्वीरें बना के ये बताया गया है कि वो टोपी सीधी कैसे लगाएं। आज शायद पुलिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टोपी भले टेढ़ी हो जाए लेकिन उसकी नीयत टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता और आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसे कमाल की रिपोर्ट बता रही थी कि टोपी सीधी कैसे लगाए, शरद प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं, विवेक कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, महेश शर्मा साहब मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अशोक देव साहब मेरे साथ मौजूद है जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और विक्रम सिंह जी होंगे कुछ देर में मेरे साथ जो कि वहां के डीजीपी रह चुके हैं। समस्या क्या है? ये पुलिस का बर्ताव एक सरकार की मौजूदगी में शरद प्रधान बदलता क्यों नहीं है? मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी के लोगों ने तमाम दलीलें उस समय फेंकी थी, ये कहते हुए कि आप लॉ एंड ऑर्डर का समय से पहले आकलन कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, आप टिप्पणियां कर रहे हैं। अब 2 साल के करीब का समय हो गया है, ये क्यों नहीं बदला शरद प्रधान? और या आपको लगता है ये वाकई नहीं बदलेगा अखिलेश यादव के राज में? अभिज्ञान, बड़ी उम्मीदें थी हमें भी, हम लोग साथ साथ थे जी जी। जब अखिलेश यादव इलेक्ट हुए थे इतने बड़े मैंडेट के साथ, तो लगता था कि वो कुछ तब्दीली लाएंगे स्टेट में। इसकी यहाँ की जो पुलिस खास तौर से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में समाजवादी पार्टी की इमेज पहले से भी खराब रही है। ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी सरकार इसी मसले पर गई थी। मुझे अभी भी याद है शिवपाल यादव का निठारी कांड के बाद उन्होंने बयान भी दिया था कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। जी, अखिलेश यादव से ये उम्मीद थी कि ये चेंज लाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात ये है अब 2 साल नहीं 2.25 साल होने वाले, और ये टाइम ही लेते जा रहे हैं, इनका कोई एटीट्यूड में चेंज नहीं आया है। आप इसी से देख लीजिए, पहली चीज जो कानपुर में इन्होंने 3 रोज पहले बदायूं को लेकर के जो रिमार्क इन्होंने कसा, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि बदायूं के बारे में कुछ बताइए, तो बोले आप तो सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं, तो फिर क्यों परेशान है? बताइए। ये आज 5 दिन हो गए, चीफ मिनिस्टर के पास समय नहीं हुआ वहां जाने का बदायूं, दुनिया के लोग वहां पहुंच गए। ऐसा नहीं कि दूसरों को कोई सहानुभूति है, वो अपनी अपनी राजनीतिक फायदे उठाने के लिए गए हैं। कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है इसको जड़ से सुधारने का। जो किसी को इंटरेस्ट नहीं इसको। हाँ, मैंने देखा अभी खबर आई थी कि फिर आपने एक अफसर का तबादला कर दिया। इतना ज्यादा करप्शन है अभिज्ञान, हाँ, कि वहां बगैर पैसे के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, और ये चीज सबको मालूम है। इसको सुधार शरद प्रधान, मैं विवेक कुमार के पास आने से पहले एक बात, क्या ये सरकार, उसके बाद में अशोक देव जो प्रवक्ता के तौर पर मौजूद है समाजवादी पार्टी के, उनसे भी पूछूंगा, क्या लोकसभा जैसे चुनाव में, जिसको मैं ये नहीं मानता कि वो सीधे तौर पर राज्य सरकार का कि कामकाज का, लेकिन फिर भी जब आप उस तरह के चुनाव में इस तरह की स्थिति देखते, तब भी आप नहीं सीखने को तैयार है, तब भी आप समझने को नहीं तैयार है कि कहीं पर आपकी सरकार के बारे में धारणा न सिर्फ कमजोर हुई है बल्कि एकदम टूट सी गई है अखिलेश यादव सरकार के बारे में? अभिज्ञान जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने चार्ज लिया था तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब थी। आप जब कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर एक साल की तुलना की जाए 2011 में केवल उत्तर प्रदेश की, हालांकि ये तुलना करना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो आप बार बार कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इस बात में मैं कह रहा हूं कि 2011 में एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड था 2040 था,
जो कि घट करके एक साल में 1951 हो गया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपको तजुर्बे के आधार पर बता दूं, लोगों से पूछना चाह रहा हूं, तजुर्बे के आधार पर अशोक जी मैं आपको तजुर्बे के आधार पर बता दूं, एक साल में हाँ। वहीं चले जाइए आप राजस्थान में, वहां 2000 से ज्यादा केस हैं। हाँ। आप चले जाइए महाराष्ट्र, दिल्ली में, हर जगह उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध है। तो उत्तर प्रदेश के खिलाफ ये बार बार जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है। आप आंकड़े में जाइए, चाहे रेट पे जाइए, अशोक जी, दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान ज्यादा है। अशोक जी मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। अशोक जी, देव जी, हाँ, पहले और एक छोटी सी आपसे विनती है, मैं वो वाला कार्यक्रम नहीं करता हूं ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला के और लोग उसमें इंटरप्ट करें। मैं आपको जब पूछ रहा हूं तो ये बहुत गंभीर विषय है। वो वाले कार्यक्रम टीवी पे बहुत सारे होते हैं, खिड़कियों में लोग ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाते रहते, मैं ये काम नहीं करता हूं। मैं आपको एक बड़ी सरल और सीधी आकलन बता दूं कि किसी भी रिकॉर्ड जो होता है, जो क्राइम दर्ज होता है, उसके आंकड़ों पर आधारित जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, वो अक्सर गलत आकलन पेश कर सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हमेशा यह आरोप लगता है कि चूंकि क्राइम रिकॉर्ड कम रहे तो केसेस रजिस्टर नहीं होते। यह आज की कही हुई बात नहीं है, जरा इसको ध्यान से समझिए। तो एनसीआरबी के आंकड़ों के साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस पर बहुत व्यापक इस राष्ट्र में बहस हो चुकी है, बहुत गंभीर बहस है। अपनी सरकार का बचाव एनसीआरबी के आंकड़े रखकर मत करिए। विवेक कुमार, मैं आऊंगा अशोक जी आपके पास, बड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे वाली बहस नहीं करता हूं, बहुत गंभीर विषय है। विवेक, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, समस्या बहुत गंभीर है। मतलब आज जैसे शरद ने कहा, 2.25 साल हो चुके हैं। भारत के संविधान के तहत लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है। जवाब इस केस में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का बनता है, किसी और का नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं इसको केवल देखिए, इसमें केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव पेच नहीं है, इसमें एक सामाजिक दृष्टिकोण जुड़ गया है। और हमारे वरिष्ठ साथी वहां बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि एक फॉर्मूला था इसके पहले वाली सरकार का कि कोई भी पुलिस वाला अपने गृह जनपद पर पोस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सबसे पहला जो इनका फरमान था, और बाकायदा इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा गया कि हर पुलिस वाले को उसका डिस्ट्रिक्ट हम पोस्टिंग दे देंगे। होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग में फिर जातीयता जुड़ जाती है अपने आप। आगे सही बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर सीधा सीधा जातीयता क्या कह रहे हो कि आप जो है ज्यादा थानेदार जो है वो यादव अपॉइंट करिए, इस तरह के आरोप लगते रहे, अखबारों में आकलन हुआ इनका। तो आप, मैं आपको नहीं, और बदायूं के केस से ये प्रमाणित भी होता है कि जो लोग पकड़े गए हैं पुलिस वाले, वो किस वर्ग के थे। तो उसमें नहीं। दूसरा, आपने देखा होगा कि एक और भी था ये डिसीजन कि जो भी अपराधी पकड़े गए थे, जिनको जेल हुआ था, वो अपने जिले के मुख्यालय पर नहीं रखेंगे, उनको 500 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर रखा जाएगा, जिससे कि उनकी रंगदारी न चल पाए। और मेरे ख्याल से डीजीपी साहब आ गए हैं, वो बताएंगे आपको कि ये फॉर्मूला बाकायदा इफेक्टिव था कंट्रोल करने के लिए। ठीक है विक्रम सिंह जी, जो पॉइंट विवेक कुमार रेस कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे विक्रम सिंह जी है कि कब बदलेगी यूपी पुलिस, या यूपी पुलिस नहीं बदलने को तैयार है, उसका असंवेदनशील रवैया वैसा का वैसा ही बना रहेगा? क्योंकि जैसे मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी बहुत पहले, आज उसको बड़े दुख के साथ दोहरा रहा हूं कि एक बार एक पॉकेट मार जो है वो पकड़ा गया, और जब उसका गुनाह नहीं साबित हुआ तो जज ने उससे कहा कि भाई इसको छोड़ दो। तो पॉकेट मार ने खुशी के मारे जज से कह दिया, ये उत्तर प्रदेश के बड़ा फोकलोर्स में से है, शरद प्रधान भी जानते होंगे, कि साहब आप बहुत बड़े आदमी हैं, थानेदार हो जाए। तो यह थानेदार कॉन्सेप्ट क्या वाकई कभी उत्तर प्रदेश की पुलिस में नहीं बदलेगा? विक्रम सिंह जी। अभिज्ञान जी, आपका प्रश्न बहुत ही सारगर्भित है। मेरा यही विनम्र निवेदन है कि इससे पहले जो व्यवस्था थी, परिपाटी थी कि थानाध्यक्ष व सभी अराजपत्रित अधिकारी अपने गृह जनपद में नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो वहां की राजनीति और वहां के समीकरणों से प्रभावित होते थे। इसके अलावा जो शातिर अपराधी थे, अपने गृह जनपद से कम 250 किलोमीटर दूर जेलों में निरुद्ध होते थे। और अगर एक बलात्कार की घटना होती थी तो बलात्कार की घटना के साथ साथ उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट,
यूपी कंट्रोल ऑफ गैंगस्टर्स एक्ट जिसके अंतर्गत चल अचल संपत्ति का कुर्क किया जाना, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट SC एक्ट, वर्तमान केस में SC एक्ट का न लगना और एक प्रकार का ये एक दिशा निर्देश कि ये बच्चे हैं इनके द्वारा गलती हो जाती है, ये एक पुलिस कार्य पद्धति का एक प्रियम्बल और एक तरीके का दिशा निर्देश मिल गया है कि अपराधियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना है और इसको एक छोटी मोटी गलती मान करके नजरअंदाज करना है, उसको एक मूर्ति रूप दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है और इसका 1 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ाना या घटाना ये आसान काम नहीं है। इसमें पूरे मनोयोग से अगर कार्य करें, इसमें प्रशिक्षण करें, संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जाए तो निसंदेह पुलिस बल संवेदनशील हो जाएगा। लेकिन अगर एक गैर जिम्मेदाराना बयान किसी ने दे दिया कि आप सुरक्षित हैं या छोटी मोटी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं तो करे कराए पर न सिर्फ पानी फिर जाएगा बल्कि आप 50 साल पीछे चले जाएंगे, जैसा कि आपने वर्तमान स्थिति में देखा कि आपने एक फसल बोई, अब आप उसको काट रहे हैं। आपने एक फसल बोई, अब आप उसको। महेश शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, नोएडा को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपकी 26 मई को नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। आप लोग क्या कर सकते हैं? विरोधी होना, बीजेपी है आप, इसलिए समाजवादी पार्टी का विरोध करना वो अपनी जगह है। आपके हिसाब से कोई तरीका उत्तर प्रदेश की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बदलने का? देखिए, मैंने अभी अब 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अखिलेश जी से मुलाकात कर उनको यह ज्ञान दिलाया था कि दिल्ली के अंदर मान लीजिए बीजेपी की हमारी सरकार बन गई है, लेकिन अभी 3 वर्ष लगभग आपकी सरकार को प्रदेश में रहना है, राजनीति में भी रहना है। आपकी सरकार पर पहले इल्जाम है कि गुंडों को संरक्षण देने वाली हुलिगनिज्म की सरकार है। आज स्थिति नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की शो विंडो है, अगर मैं उसी से शुरुआत करूं, इटावा के बारे में, फिरोजाबाद के बारे में, बदायूं के बारे में बहुत चर्चा पूरे प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। आज जिस जोन को क्राइम जोन के अगर कहें, गुंडे बदमाशों के दिल में पुलिस व्यवस्था, शासन व्यवस्था की दहशत नाम की चीज नहीं रह गई है। और उसका कारण क्या है? जाति व्यवस्था के नाम पर थानेदारों की पोस्टिंग, थानों का बिकाऊ होना, जिसके कारण दहशत नाम की 3 घटनाएं में नोएडा, जिसके अंदर भरे बाजार, जो इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके, आज भी हम लोग आंदोलन कर अट्टा मार्केट, जो एक बहुत सबसे मशहूर मार्केट है, जहां कम से कम हर वक्त 10,000 व्यक्ति रहता है, भरे बाजार के अंदर कोई गोली मार के चला जाता है, उसको 36 घंटे हो चुके हैं, पुलिस सोच नहीं पाई अभी। दादरी के सराफा बाजार के अंदर, दनकौर के अंदर एक व्यापारी के ऊपर, उसके बाद अभी आपने सही कहा, जब तक उन पर NSA ऐसे एक्ट नहीं लगाए जाएंगे, डीजीपी साहब ने, विवेक जी ने सही बताया, आखिरकार क्राइम कंट्रोल। अब आप उस व्यापारी से कहेंगे 3 महीने बाद आप गवाही दें? क्या आप अपेक्षा करते हैं? व्यापार करने वाला एक सामान्य व्यक्ति किसी गुंडे के खिलाफ कितनी गवाही देते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। एनसीआरबी जिन डेटाज की बात हो रही है, डेटाज में आप जानते हैं कि कितने बलात्कार तक के रिपोर्ट तो लिखे नहीं जाते। चेन छिने थी और गाड़ी चोरी की तो दूर बात छोड़िए, उसकी तो थानेदार रिपोर्ट लेने में अपनी बदनामी महसूस करता है, ये तो बहुत छोटी चीज है, मेरे मुंशी को देके चले जाइए, आप FR लग जाएगी, इंश्योरेंस से ले लीजिएगा। आज हम कहां पर आ गए हैं? उत्तर प्रदेश अगर पूरे देश की राजनीति जहां से शुरुआत होती है, जहां देश से बड़े बड़े नेता दिए हैं, आज जो दृश्य अब हम टीवी पर देख रहे हैं, उनको देखकर आप दहशत होती है। आखिरकार मैं 2 वर्ष पूरे विधानसभा में भी रहा, हर वक्त ये बात चलती रही कि आखिरकार ये उत्तर प्रदेश कब सुधरेगा, ये उत्तर प्रदेश हमारे देश की भी शान है, ये कब उत्तर प्रदेश एक आदर्श प्रदेश बनेगा और पूरे देश को दिशा देने वाला प्रदेश। आज अगर झुलस रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति वहां चौपट है, गुंडा राज वहां कायम है, तो आखिरकार हमें सोचना होगा इस उत्तर प्रदेश के बारे के अंदर। मैं, क्योंकि अब केंद्र में है, मैं इस विषय को पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा। गृह मंत्री जी हैं हमारे, जो स्वयं उत्तर प्रदेश से, उनकी नॉलेज में है सब चीजें। विक्रम सिंह जी, आपसे जो महेश शर्मा कह रहे हैं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। मेरे पास जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, क्योंकि शुरुआत में मुझे आंकड़ों से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, इसीलिए मैं आंकड़ों से प्रश्न पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 1234, ठीक है, 1234 लोगों पर एक पुलिस वाला है। ठीक है, ये तो हो गई आंकड़ों की तस्वीर, दर्द भरी है, दुखदाई है। मेरा प्रश्न आपसे यह है विक्रम सिंह जी कि 1234 लोगों पर ये एक पुलिस वाला भी ठीक से बर्ताव नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यह है कि 1234 पर एक पुलिस वाला है, वो भी मेरे समझ में आ गया, लेकिन ये एक पुलिस वाला बर्ताव तो ठीक से करे।
बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही अभिज्ञान जी। कम से कम बर्ताव के मामले में और जो उससे अपेक्षित है वो तो कार्य करे। अभी सूचना संकलन, अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सही अपराध का पंजीकृत किया जाना, FIR समय से करके उसके बाद एक प्रभावी कार्रवाई कम से कम इस प्रकार करे कि जनता में संतोष व्याप्त हो। IPS का मतलब मात्र इंडियन पुलिस सर्विस नहीं, इंडेक्स ऑफ पीपल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तभी पुलिस नेतृत्व सार गर्वित माना जाएगा कि जनता में उसने एक विश्वास की लहर दौड़ाई। दिखाई ये पड़ रहा है कि अपनी राजनीतिक आकाओं की जायज नाजायज बात मानने की एक होड़ लगी हुई है, चरण स्पर्श करने की होड़ लगी हुई है। और होता यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR में नियुक्ति के लिए एक सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रयासरत दिखाई पड़ते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए एन केंद्र प्रकारेण ये सब कार्य किया जाता है। जनता और जनहित तो बहुत पीछे कहीं चला जाता है। अपराध का पंजीकरण या जनता की सेवा या सुरक्षा उसके मानकों में फर्स्ट टॉप 10 एजेंडा पॉइंट्स में दुर्भाग्य से आज नहीं है। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का। मैं जैसे मैंने कहा कि बहुत अजीब सी स्थिति है, बहुत सारे मसले हैं जो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि कुछ तो जवाब मिले कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य की सरकार किसके प्रति अकाउंटेबल है, किसके प्रति जवाबदेह है। गांव देहात का हिंदुस्तान हर राज्य में बसा है। कोई तो मैकेनिज्म होगा, कोई तो सिस्टम होगा जहां पर आप इस तरह की घटना को अंजाम देकर भूल जाएंगे, उसके बाद बयान देंगे। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? इसको समझाने वाला व्यक्ति कौन है? अशोक देव जी इस वक्त एक प्रवक्ता के तौर पर मौजूद है समाजवादी पार्टी के। कुछ प्रश्न होंगे उनके लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।